Hello student, this is Pankaj Zaman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Muslim law and next question is, what is the acknowledgement of legitimacy? Mention the condition of valid acknowledgement. तो acknowledgement क्या होती है और इसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट के लिए, इनको आप समझेंगे। तो देखिए, मुस्लिम लॉ के अंडर में पैटर्निटी से रिलेटेड हमेशा ही कई बार दिक्कत रहती है। आपने सारे डाइवोर्स लॉ यहाँ पे पढ़ लिए, आपने देखा कि डाइवोर्स से रिलेटेड मुस्लिम मेल के पास कैप्रिशियस पावर है, उसके पास जो है सारी डाइवोर्स से रिलेटेड पावर है, एब्सोल्यूट पावर्स गिवन टू द हस्बैंड रिलेटेड टू डाइवोर्स अंडर द कुरानिक मुस्लिम लॉ। और वहाँ पे कई बार जब एक फादर जो होता है, एक मेल जो होता है, फीमेल को तलाक देता है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस सिचुएशन में वहाँ पे पैटर्निटी की प्रॉब्लम आ जाती है कि असल में उसका फादर कौन है, क्योंकि वहाँ पे आपने 3 मंथ का इद्दत टाइम भी देखा। इद्दत पीरियड को मेंटेन करना ज़रूरी है और ये इसलिए देखा जाता है कि कहीं वुमेन प्रेग्नेंट तो नहीं है या वो प्रेग्नेंट है। तो इन सभी सिचुएशन में जो पैटर्निटी जो होती है अंडर मुस्लिम लॉ, उसको जो है यहाँ पे उससे रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसी से रिलेटेड ये आपका कंसेप्ट है एक्नॉलेजमेंट। जब आप किसी बच्चे से रिलेटेड उसकी पैटर्निटी को, एक फादर जो है किसी बच्चे की से रिलेटेड पैटर्निटी को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्नॉलेज कर लेता है कि ये हाँ ये मेरा ही बच्चा है, तो उसको ये मेरा ही चाइल्ड है, तो उसको हम एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो एक्नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंडर द मुस्लिम लॉ। इसी से है जो उस चाइल्ड की, उस बच्चे की पैटर्निटी जो है डिसाइड होती है। देखिए, it is well settled principle of law that the maternity of the child is definite but not the paternity। तो ये लॉ में क्लियर है कि मैटरनिटी ऑफ चाइल्ड तो डिसाइड होती है कि उस बच्चे की माँ कौन होगी, जिससे उसने जन्म लिया उसकी माँ होगी, लेकिन वेदर अ चाइल्ड बॉर्न ड्यू टू अ वैलिड मैरिज और वाइड मैरिज, लेकिन पैटर्निटी कभी भी डिसाइड नहीं होती है। पैटर्निटी हमेशा ही इस पर कन्फ्यूज़न जो है रहता है कि बच्चा जो है एक वैलिड मैरिज से हुआ है या फिर एक वाइड मैरिज से हुआ है। तो मदर ऑलवेज रिमेन द मदर, मदर जो हमेशा मदर रहती है, वो किसी भी कंडीशन, चाहे वैलिड मैरिज हो चाहे वाइडेबल मैरिज हो, लेकिन पैटर्निटी जो है वो डेफिनेट नहीं होती है, वो कई बार जो है चेंज हो जाती है वाइड और वाइडेबल केसेस में। The situation regarding the paternity is somewhat different. The paternity of any child can be established by the proof of valid marriage between his father and mother। तो जो पैटर्निटी है उस बच्चे की, उस बच्चे का जो फादर है, उससे रिलेटेड अगर कोई वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो वो इससे क्लियर होता है कि क्या मैरिज जो है हस्बैंड और वाइफ के, फादर और मदर के बीच में एक वैलिड मैरिज थी या नहीं थी। When there is a irregular marriage instead of valid marriage, then also the paternity can be established। अगर वहाँ पे मैरिज वैलिड नहीं थी, इरेगुलर या वाइडेबल मैरिज थी, उस कंडीशन में पैटर्निटी इस्टेब्लिश हो जाती है। बट द पैटर्निटी कैन नॉट बी इस्टेब्लिश इन केस ऑफ वाइड मैरिज। लेकिन पैटर्निटी जो है वाइड मैरिज में पैटर्निटी जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होती है। उस कंडीशन में उस बच्चे को जो है अपने फादर का नाम नहीं मिलता है। तो अगर वैलिड मैरिज होगी या वाइडेबल मैरिज होगी तो पैटर्निटी, फादर का नेम जो है उस बच्चे को मिल सकता है, लेकिन वाइडेबल मैरिज में जो है पैटर्निटी क्रिएट नहीं होती है। दस द ग्राउंड ऑफ पैटर्निटी इज मैरिज। तो यहाँ पे पैटर्निटी के लिए कुछ ग्राउंड जो है हमें देखने पड़ते हैं। वैलिड मैरिज इज़ द बेसिस ऑफ पैटर्निटी। तो एक पैटर्निटी के लिए बच्चे का फादर का नाम मिलने के लिए एक माँ, हस्बैंड और फादर के बीच में एक वैलिड मैरिज होना जरूरी है और वहाँ पे बच्चा जो है लिजिटिमेट हो जाता है, उसको पैटर्निटी मिल जाती है। वाइल चाइल्ड ऑफ इरेगुलर मैरिज इज इलिजिटिमेट चाइल्ड। लेकिन अगर इरेगुलर मैरिज होती है तो वो बच्चा जो है इलिजिटिमेट माना जाता है। सम टाइम द डिफिकल्ट सिचुएशन आइज वेयर इट कांट बी प्रूव्ड दैट द मदर एंड फादर ऑफ द चाइल्ड आर वैलिडली मैरिज। कई बार ये भी क्लियर नहीं हो पाता है कि जो मदर और फादर के बीच में मैरिज हुई है, क्या वो वैलिड मैरिज थी या नहीं थी। इन सच केसेस टू वे ऑफ प्रूव लिजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड। उस कंडीशन में 2 तरीके की जो है लिजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड जो है प्रूव करनी पड़ती है। उस कंडीशन में बच्चे की लिजिटिमेसी बनती है। मदर एंड फादर आर लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दे विल बी प्रज्यूम्ड एज ए हस्बैंड एंड वाइफ। अगर मदर और फादर जो है लॉन्ग टाइम से इकट्ठे रह रहे हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो है उस बच्चे के माँ बाप हैं, क्योंकि कई बार जो है वैलिडिटी ऑफ मैरिज जो है क्लियर नहीं हो पाता है, तो बच्चे की लिजिटिमेसी भी वहाँ पे जो है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में
अगर मैरिज वैलिड नहीं है या उसकी वैलिडिटी का पता नहीं चल रहा है तो बच्चे की जो लिजिटिमेसी होगी कि बच्चा जायज़ है या नाजायज़ है वो इस बेस पे डिसाइड होगा कि मदर और फादर जो लॉन्ग टाइम से एज ए मदर और फादर इकट्ठे रह रहे हैं तो हम उसको जो है लिजिटिमेट चाइल्ड मान लेंगे। सेकेंड, द पर्सन एक्नॉलेज द लिजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। दूसरा जो है, चाहे वो इकट्ठे रहे हों ना रहे हों, चाहे वैलिड मैरिज जो है वो वैलिड रही हो, वाइडेबल रही हो या फिर इनवैलिड रही हो, उस सभी कंडीशन में अगर फादर जो है उस बच्चे को एक्नॉलेज कर लेता है, उसकी स्वीकृति देता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस कंडीशन में भी लिजिटिमेसी बन जाती है। वो बच्चा भी जो है क्या बन जाता है, लिजिटिमेट बन जाता है। तो बच्चा कोई भी लिजिटिमेट कब बनेगा, जब एक वैलिड मैरिज होगी, पहली बात तो ये है, या फिर वाइडेबल मैरिज होगी तो कुछ कंडीशन को साथ में वो बच्चा जो है लिजिबल हो सकता है, लिजिटिमेट हो सकता है। लेकिन वाइड मैरिज में बच्चा अगर होता है तो वो बच्चा जो है लिजिटिमेट नहीं माना जाता है, वो इलिजिटिमेट चाइल्ड जो है हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर फादर जो है एक्नॉलेज कर लेता है उस बच्चे की लिजिटिमेसी, उस बच्चे को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट वो देता है, उसको स्वीकार वो कर लेता है, तो उस कंडीशन में वो बच्चा जो है लिजिटिमेट हो जाता है, चाहे वो बच्चा जो है इलीगल मैरिज से ही क्यों ना हो या फिर वाइडेबल मैरिज से ही क्यों ना हो। तो अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आप समझेंगे। दिस टाइप ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज मेथड ऑफ प्रूविंग द लेजिटिमेसी। तो इस तरीके से आप ये दे सकते हैं कि बच्चे की जो है लिजिटिमेसी वो जायज़ है, ये चीज़ को जायज़ है, इस चीज़ को जो है एक्नॉलेजमेंट के थ्रू जो है पूरा किया जाता है। अगर बच्चा जायज़ है अगर बच्चा नाजायज़ है तो अगर पेरेंट्स वहाँ पे फादर जो है उसको एक्नॉलेज वहाँ पे कर ले तो बच्चा फिर वो जो है लिजिटिमेट चाइल्ड जो है जायज़ बच्चा जो है बन जाता है। मोहम्मद अल्लाहदान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल का केस है 1888 का। It was said that where the paternity of any child cannot be proved by the marriage between the father and mother at the time of pregnancy, then the Muslim law recognize the acknowledgement। तो अगर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो मैरिज हुई है जो वो वैलिड नहीं है, या फिर उस टाइम पे जब मैरिज हुई तो वो वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो वहाँ पे उस कंडीशन में जो है पैटर्निटी डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्नॉलेजमेंट। मान लीजिए एक वुमेन जिसकी शादी होने वाली है एक हस्बैंड के साथ, लेकिन वो प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में वो बच्चा जो है पिछले वाले फादर का माना जाएगा, लेकिन वो जो होने वाला फादर है अगर उसको अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है तो ये जो है बच्चा लिजिटिमेट बन जाएगा, उसको एक्नॉलेजमेंट जो है मिल जाएगी। सिमिलरली अमुल्लाह वसी राजम्मा का केस है AI 1977 का। इट वॉज हेल्ड दैट वेयर देयर इज ए नो डायरेक्ट प्रूफ ऑफ लिजिटिमेसी ऑफ एनी चाइल्ड देयर इज सच लिजिटिमेसी कैन बी प्रूव्ड बाय द इनडायरेक्ट प्रूफ। तो जहाँ पे डायरेक्टली जो है किसी बच्चे की जो है लिजिटिमेसी को प्रूव नहीं किया जा सकता है, तो उस लिजिटिमेसी को जो है इनडायरेक्ट प्रूफ से प्रूव किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट में चाहे वो आपका बच्चा है या नहीं है, लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो बच्चा नाजायज़ ही क्यों ना, लिजिटिमेट उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो बच्चा जो है फिर वो चिल्ड्रन जो होगा वो क्या बन जाएगा, लिजिटिमेट चाइल्ड हो जाएगा। थ्रू किसके बना, वो एक्नॉलेजमेंट के थ्रू बना, क्योंकि फादर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्नॉलेजमेंट कैन बी मेड इन द फेवर ऑफ बोथ सन एंड डॉटर। बोथ सन एंड डॉटर के फेवर में एक्नॉलेजमेंट की जा सकती है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अब कंडीशंस क्या है इसके लिए देख लीजिए यहाँ पे। कंडीशन ऑफ वैलिड एक्नॉलेजमेंट, व्हेन अ मैन एक्सप्रेसली और impedly acknowledges another as a lawful child, the paternity of the child will be established in the man provided the following conditions are fulfilled। अगर एक मैन जो है, एक पर्सन जो है एक्सप्रेसली बोल के या लिख के किसी चाइल्ड को जो है एक्नॉलेज कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उस बच्चे की पैटर्निटी बन जाती है। मीन्स उसको उस फादर का, उस मेल का नाम जो है वो मिल जाता है, वो उसका बच्चा कंसिडर होता है, और ये भी कंडीशन फुलफिल करनी है। द एक्नॉलेजमेंट मस्ट नॉट बी मेयरली ऑफ सनशिप बट अ लिजिटिमेट सनशिप। तो सिर्फ बच्चे की सनशिप से रिलेटेड नहीं है, उसको एक वैधानिक सनशिप यहाँ पे देनी है, बच्चे को फुली तरीके से जो है एक्सेप्ट करना है। एक्नॉलेजमेंट में ये होगा। द एज ऑफ पार्टीज मस्ट बी सच दैट इट पॉसिबल दैट दे मे बी फादर एंड सन। अब एक्नॉलेज करने वाला जो मेल है वो उसकी एज जिसको वो एक्नॉलेज कर रहा है उसके बीच में इतना अच्छा खासा गैप होना चाहिए कि वो फादर और सन लगे। एक 15 साल का जो है एक मेल होगा मुस्लिम लॉ के अंडर, अगर वो 10 साल के एक बच्चे को जो है, चिल्ड्रन को जो है एक्नॉलेज कर रहा है, तो वो जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। तो एक
एक्सेप्टेबल एज वहाँ पे होनी चाहिए, और फादर सन रिलेशन के बीच में जो एज होती है 20-25 साल 15-20 साल का गैप जो है उनके बीच में होना चाहिए, तभी वो उसको एक्नॉलेज कर सकता है। तो बेली के अकॉर्डिंग ये 12.5 साल का हो सकता है। तो अगर एक मेल और उस बच्चे के बीच में 12.5 साल का डिफरेंस है तो वो उसको एक लीगल एक्नॉलेजमेंट दे सकता है। द चाइल्ड सो एक्नॉलेज मस्ट नॉट बी अनाउंड टू बी द चाइल्ड ऑफ अनदर। तो जिस बच्चे को एक्नॉलेजमेंट दी जा रही है, जिस बच्चे को स्वीकार किया जा रहा है, वो किसी और का चाइल्ड ना हो, उसको किसी कहीं से पहले से एक्नॉलेजमेंट ना मिली हो। नेक्स्ट है द एक्नॉलेजमेंट चाइल्ड शैल नॉट हैव बीन थ्रू द अडल्ट्री इंसेंस और फॉर्निकेशंस। तो जो बच्चा एक्नॉलेज, जो बच्चा जिस बच्चे का नॉलेज किया जा रहा है वो अडल्ट्री के थ्रू ना जन्मा हो, इनकास्ट के थ्रू जन्म हो, या फॉर्निकेशन के थ्रू वहाँ पे उसका जन्म ना हुआ हो। एक्नॉलेजमेंट चाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द एक्नॉलेजमेंट, अदरवाइज सच एक्नॉलेजमेंट विल शैल बी कंसिडर्ड मीनिंगलेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर मेल किसी बच्चे को एक्नॉलेज करना चाहता है कि वो मेरा बच्चा है, ये तो ठीक है, उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चा एक्नॉलेजमेंट में, जिस बच्चे को एक्नॉलेज किया जा रहा है, वो बच्चा भी इस एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट वहाँ पे करे। द पर्सन मेकिंग द एक्नॉलेजमेंट शैल बी मेजर एंड साउंड माइंड। तो पर्सन कौन जो है एक्नॉलेजमेंट दे सकता है, जो कि मेजर हो, साउंड माइंड हो, मीन्स कि वो मेजॉरिटी एज को कंप्लीट कर चुका हो और वो साउंड माइंड हो, वही एक्नॉलेजमेंट जो दे सकता है। किसी बच्चे को अपना नाम जो है, उसकी स्वीकृति जो है दे सकता है कि ये मेरा ही बच्चा है, चाहे वो इलीगल हो, चाहे वो किसी और का हो, लेकिन अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेजमेंट देता है, तो वो उसको उसका बच्चा हो जाएगा, उसका चिल्ड्रन जो है हो जाएगा। The acknowledger and the mother of the child must have been lawfully joined in the marriage at the time when the child was gotten in the womb। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक्नॉलेजर है और जो उस बच्चे की माँ जो है, उनके बीच में एक जो है मैरिज हुई हो और वो इकट्ठे रहे हो और बच्चा जो है उसी माँ के पेट से आया हो। द एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी डेफिनेट एंड चाइल्ड मस्ट बी एक्नॉलेज टू बी द चाइल्ड आउट ऑफ द बॉडी। ये बहुत ज़रूरी है कि एक एक्नॉलेजमेंट जो की जाए वो डेफिनेट होनी चाहिए, और बच्चे को एक बार एक्नॉलेज करने के बाद उसको सारे राइट वहाँ पे मिल जाएंगे, सभी चीज़ों के लिए इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको प्रॉपर्टी राइट भी वो सारे जो है उस फादर की मिलेंगे। अब यहाँ पे आपके पास है कि एक्नॉलेजमेंट के वैलिड इफेक्ट क्या होते हैं। अगर किसी बच्चे को, किसी चिल्ड्रन को, या उस मेल का, अगर उस फादर का, होने वाले फादर का अगर वो चिल्ड्रन नहीं है, या वो कोई इलीगल चिल्ड्रन है, इलिजिटिमेट चाइल्ड है, या फिर वो जो है वहाँ पे इलीगल मैरिज से हुआ चाइल्ड है, तो उसको अगर एक्नॉलेजमेंट दे दी जाती है तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं। द चाइल्ड वॉज हैज़ बीन एक्नॉलेज शैल बी कंसिडर टू बी द लेजिटिमेट फॉर ऑल पर्पस। अगर एक बच्चे को एक्नॉलेज कर लिया जाता है, अगर फादर जो है उसको एक्नॉलेजमेंट दे देता है, तो वो उस फैमिली का लेजिटिमेट चाइल्ड जो बन जाता है। सेकंड, सच चाइल्ड ऑब्टेन ऑल राइट रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ द पेरेंट्स। अब उसको अपने फादर के साथ जो फादर के जो भी उत्तराधिकारी अधिकार होंगे, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी में जो उसको राइट होंगे, वो सारे मिलेंगे। द मैरिज बिटवीन द मदर ऑफ द एक्नॉलेज चाइल्ड एंड पर्सन मेकिंग एक्नॉलेजमेंट इज प्रज्यूम टू बी वैलिड। तो जो मैरिज जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर चाहे हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक जो थी वाइड मैरिज हुई थी, तो वो बच्चा उनका क्या था, जो है इलिजिटिमेट चाइल्ड था, लेकिन अगर वो फादर उस बच्चे को, जो कि इलिजिटिमेट मैरिज से हुआ है, इलीगल मैरिज से हुआ है, अगर उस बच्चे को वो एक्नॉलेजमेंट दे देता है, तो ऑटोमेटिकली जो है हस्बैंड वाइफ की, जो फादर और मदर की जो मैरिज थी, वो भी वैलिड जो है वहाँ पे हो जाएगी। वंस एक्नॉलेजमेंट इज मेड इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। एक बार एक्नॉलेजमेंट आप देते हैं तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी पॉइंट बताए गए हैं जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट को कैंसिल भी किया जा सकता है, कैन ओनली बी कंसिडर्ड कैंसल्ड। इस कंडीशन में एक्नॉलेजमेंट जो है कैंसिल हो सकती है। हालांकि एक बार एक्नॉलेजमेंट हो जाए तो वो कैंसिल नहीं होती है, लेकिन इन सिचुएशन में वो कैंसिल भी हो सकती है। व्हेन द एक्नॉलेज चाइल्ड डज नॉट एक्सेप्ट। आपने पहले ही पढ़ा एक्नॉलेजमेंट की कंडीशन में कि फादर उस बच्चे को एक्नॉलेज तो करे, लेकिन वो बच्चा भी उस एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्टेंस दे। तो अगर वो चाइल्ड जो है उस एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्टेंस नहीं देता है, तो ये एक्नॉलेजमेंट में नहीं बनती है, वो उस फैमिली का एलिजिबल चाइल्ड नहीं बनता है। व्हेन द एक्नॉलेजमेंट चाइल्ड एंड द पर्सन एक्नॉलेजिंग हैव इम्प्रॉपर एज डिफरेंस बिटवीन देम। अगर एक्नॉलेज जो मेल दे रहा है और जिस बच्चे को एक्नॉलेज किया जा रहा है, दोनों के बीच में एज गैप बहुत कम है, जैसे 10 और 5 साल का, 15 साल और 10 साल का, तो उस कंडीशन में भी एक्नॉलेजमेंट वैलिड नहीं होगी। बेली ने आपने बताया वहाँ की एटलीस्ट किसी भी
बच्चे को एक्नॉलेज करने के लिए, सन मानने के लिए ज़रूरी है कि उनके बीच में 12.5 साल का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए, ये मुस्लिम लॉ में बताया गया। व्हेन द एक्नॉलेज चाइल्ड इज़ थ्रू एडल्ट्री, अगर एक्नॉलेज चाइल्ड जो है वो एक मैरिज से नहीं आया है, मैरिज से नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैरिज वैलिड भी है, वॉइडेबल भी है, और अगर मैरिज वॉइड भी है तो वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन वो अडल्ट्री से आया है, उस बच्चे का जन्म अडल्ट्री की वजह से हुआ, इनकेस्ट की वजह से हुआ, फॉर्निकेशन की वजह से हुआ, तो उस कंडीशन में उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं दी जा सकती है। ये है आपके पास क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।